मतलब संस्कृत में या हिंदी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव मम कार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सरस्वती माता की जय माता। इसके बाद सभी लोग आ रहे, तो मैं शुरुआत करूंगा आज के वेबिनार के लिए। अपने गुरु देव जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ और अपने सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी और सर्वज्ञ वाणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरुदेव विष्णु कुमार शर्मा जी को वो आए और अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। गुरुवर माइक ऑफ है। माइक ऑफ है। म्यूट करके रखा हुआ है। हाँ म्यूट है, अभी भी माइक म्यूट है। कर रहे हैं अभी। माइक ऑन करिए, आवाज नहीं आ रही है। खुल गया। हाँ खुल गया। हाँ ठीक है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए जितने मेहमान हैं, आदरणीय रविंद्र वाजपेयी जी, मीनाक्षी पंचाल जी, श्यामदेव पालीवाल जी, डिम्पल जी, आदित्य जी, उर्मिला शनाल्य, मोनिका जी, आदरणीय रमेश जी, सुशील जी, जयेश जी, दीपक जी और प्रदीप जी तथा अन्य जितने भी हमारे पंडितगण जुड़े हुए सभी को मेरी ओर से सभी को नमस्कार है। उनके अंदर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मेरा दंडवत प्रणाम है। आज का विषय बहुत ही बढ़िया है। सामान्यता जो ग्रहों की चाल होती है उसी के भीतर लगभग ग्रह चलते हैं, परंतु बृहस्पति देव या कोई ग्रह बकरी होकर के मार्ग होकर के उसकी जो चाल है वो शीघ्रगामी हो जाती है, तो हम उसे अतिचारी ग्रह कहते हैं। तो बृहस्पति मेदिनी ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण विषय है। जब बृहस्पति अपनी सामान्य गति से अधिक तीव्र गति से किसी राशि को पार करता है और उसे अतिचारी कहते हैं। जैसी सामान्यता किसी बड़े सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्राकृतिक परिवर्तन का संकेत मानी गई है। अतिचारः गतः ग्रहः स्वाभाविकः फल अतिरिक्तम फलम ददाति। अर्थात ऐसा कहा गया है कि कोई भी ग्रह या सामान्य गति, वक्र, अतिचार, स्तंभन आदि के कारण वो अतिचारी हो जाता तो विशेष फलदायी उसको माना गया है। तो 2026-27 में बृहस्पति जो है वो वैश्विक संकेत देने वाला धार्मिक, धर्म, न्याय, शिक्षा, ज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजसत्ता, गुरुजन, धार्मिक संस्थाओं तथा वैश्विक नैतिकता का कारक है।
और इसका तीव्रगामी जो प्रभाव है, सबसे पहले तो बृहस्पति देव जो हैं वो पिछले साल 11 नवंबर 2025 को मिथुन राशि में उन्होंने प्रवेश किया था और 19 मार्च 2026 से लेकर के और 1 जून 2026 तक वो मिथुन राशि में रहे और 1 जून 2026 की ईस्वी को अर्धरात्रि को 1:47 पर गुरु कर्क राशि में प्रवेश किया उन्होंने और आगे 31 अक्टूबर 2026 ईस्वी को गुरु मघा नक्षत्र में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तथा 13 दिसंबर को सिंह राशि में बकरी होकर के 24 जनवरी 2027 को पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर सप्ताहांत में 6 अप्रैल 2027 को कर्क राशि में वो संचार करेंगे। तो गुरुदेव सिंह राशि कालीन बकरी अवस्था में इसको बकरी अवस्था में ही ये संचार करेंगे। तो शास्त्र कहता है कि कर्क राशि गतो जीवो जदा बकरी भुवेश तदा दुर्वक्षम जायते गौरम राजनम युद्ध तत्परा। अर्थात कर्क राशि में गुरु जब बकरी अथवा अतिचारी होता है तो देश के कुछ भागों में दुर्भिक्ष और कहीं अनाज की कमी एवं राजनेताओं के परस्पर विग्रह और टकराव की स्थिति बनती है। राष्ट्र भंगम भजानियातम वैरो उपद्रव संकुलम रसादि सर्व संजोगो गृह तेल आदि खंडकम। तो महंगाई बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। इसका राजनीतिक प्रभाव क्या रहेगा? तो जो शुभ प्रभाव है, नई नीतियों का तीव्र निर्माण पुनर्निर्माण होना, अंतरराष्ट्रीय समझौतों में तेजी, शिक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र में बड़े निर्णय सरकार लेने वाली है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की पुनः संरचना और धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगा। ये अब ये बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे। और शुभ प्रभाव क्या हो सकता है? अचानक राजनीतिक परिवर्तन, सरकारों पर जन दबाव और वैचारिक ध्रुवीकरण, धार्मिक और वैचारिक मतभेद, न्यायिक और संवैधानिक प्रश्नों में तीव्रता। भारत पर संभावित प्रभाव क्या होगा? भारत की राष्ट्रीय पहचान में धर्म, शिक्षा, ज्ञान, परंपरा का गहरा संबंध बृहस्पति से है। इसीलिए सकारात्मक तौर पे वैदिक अध्ययन एवं भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रतिष्ठा, शिक्षा नीति में सुधार, धार्मिक पर्यटन का विस्तार और आध्यात्मिक संस्थाओं का प्रभाव बढ़ना और भारत की वैश्विक कूटनीतिक भूमि को सुदृढ़ करेंगे। और सावधानी कहाँ रखनी होगी हमें? धार्मिक विषयों पर राजनीतिक बहस रहेगी, न्यायिक एवं संवैधानिक चर्चाओं में तीव्रता रहेगी, राज्य और केंद्र के बीच में कुछ नीतिगत संघर्ष रहेंगे, बड़े जन आंदोलन या सामाजिक कुछ अपना डिस्टर्बेंस के चांसेस हैं। और पर्यावरण के ऊपर मौसम पर क्या प्रभाव रहेगा, ये भी बहुत विषय रोचक है। बृहस्पति का संबंध आकाशीय विस्तार से है। वर्षा, नदियों, वनस्पति, जीवदानी प्रकृति से बृहस्पति का संबंध माना गया है। तो अतिचार गति से कह देती है कि कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। जल संरक्षण के प्रति हमारी सरकारों की और हमारी जागरूकता बढ़ेगी। पर्यावरण जो नीतियां हैं उनमें सुधार होगा। वृक्ष रोपण और हरित अभियानों की वृद्धि होगी। और विशेषता जब शुभ ग्रहों के साथ थोड़ा संयोग भी रहेगा, शनि आदि से जब संयोग बनेगा, तो सामान्य वर्षा, असामान्य वर्षा, बाढ़, भूस्खलन और समुद्री तूफान, मौसम की चरम अवस्थाएं, कृषि चक्र में संतुलन। और मेदिनी ज्योतिष का सूत्र सिद्धांत है कि अतिचारी बृहस्पति प्रयास कह देता है कि पुरानी व्यवस्थाएं जो हैं वो शीघ्र बदलेंगी और नई व्यवस्थाओं जो है वो तीव्र गति से जन्म लेगी। ये केवल शुभ या अशुभ नहीं होता, बल्कि प्रावर्तनकारी होता है बृहस्पति। तो बृहस्पति जब बलवान हो तो शिक्षा, धर्म, ज्ञान, न्याय पर बल देता है और बृहस्पति कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। और 2026-27 में अतिचारी बृहस्पति केवल एक साधारण गोचर नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर त्वरित परिवर्तन का सूचक है। तो राजनीति में पुनर्संरचना,
शिक्षा और ज्ञान विज्ञान में तीव्र प्रगति, धार्मिक चेतना में वृद्धि के साथ मौसम और पर्यावरण में भी असामान्य घटनाओं की संभावना, इन सब का मिश्र प्रभाव देखने को मिल सकता है। गुरुर जदा जदा शीघ्र गति प्रबद्धते तदा जगतां परिवर्तन महत। तो जब तीव्र गति होता है तो जगत में अचानक परिवर्तन देखे जाते हैं। तो बृहस्पति सामान्य तीव्र गति जब धारण करता है तो और कर्क राशि के साथ ये बृहस्पति, हाँ जी, अतिचारी गते जीवे बक्री भूते शनैश्चरे हाहा भूतम सर्वजगतम रुंडमाला महीतले। बृहस्पति यदि अतिचारी शीघ्र गति वाला हो और शनैश्चर बकरी हो तो पृथ्वी पर देश में किसी क्षेत्र में भूस्खलन, वस्तु की कमी, रोग और शत्रु भय रहे, सीमाओं पर युद्ध जैसी पोजीशन बनी रहेगी, राजनेताओं में परस्पर विरोध बढ़ेंगे। तो ये प्रभाव इसका संक्षेप रूप में है। तो बृहस्पति का अतिचारी होना एक बड़ा अध्ययन का विषय है, एक शोध का विषय है। और यहाँ बैठे विद्वान जो है केवल बहुत सूक्ष्म दृष्टि से, बहुत ही गहराई से, मैं अरविंद वाजपेयी जी को भी सुन रहा था, बड़ी गहराई से हर चीज को देखते हैं, बड़े सूक्ष्म एंगल से देखते हैं उस चीजों को। उनका अध्ययन सभी का बहुत ही सराहनीय है। और मैं चाहता हूं इन सभी जो हमारे बड़े हैं, इन सभी के जो आशीर्वचन हैं हम सब को सुनने के लिए मिले, इनका अनुभव हम सब को सुनने के लिए मिले। और इसी आशा से, इसी पिपासा में से हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। तो सभी अपना अपना जो भी सूक्ष्म अध्ययन है वो हमारे सबके साथ साझा करें। तो ज्ञान पिपासु हम लोग बैठे हुए हैं, सभी बड़ों की और जो हमारे छोटे भी हैं, क्योंकि जहाँ पे बुजुर्गों का दिमाग रुक जाता है तो वहां पे बच्चों का शुरू होता है। कहते हैं कि जब माँ बाप का यहाँ पे रुकता है वहां पर गुरु बच्चों का शुरू होता है। तो बड़े जब अपना अनुभव अपने बच्चों के मध्य साझा करते हैं, 40-50 साल का एक्सपीरियंस जब बच्चों के बीच में साझा करते हैं तो वो बच्चे बहुत अच्छे आगे भविष्य में बहुत अच्छे ज्योतिषी बनेंगे, जी हमें पूर्ण आशा है। जिस प्रकार से अपना मिश्रा जी तथा हमारे अन्य सदस्यगण बड़ी गहराई से ज्योतिष को का अध्ययन करते हैं, ग्रहों की सूक्ष्म विवेचना करते हैं, तो वो हम उससे हम सब लाभान्वित होंगे, इसी आशा के साथ आगे मिश्रा जी इसके आगे जिसका भी आगे जुड़े लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस विषय पे बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, हम सभी को लाभान्वित किया। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ नोएडा से आदरणीय श्री रविंद्र कुमार वाजपेयी सर जी को, वो आए अपना आशीष प्रदान करें हम सभी को। नमस्कार। नमस्कार वाजपेयी सर। मिश्रा जी, मेरा नंबर आप बाद में ही लगाइए तो ज्यादा ठीक रहेगा, मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ। तो मैं इसी के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ श्यामदेव पालीवाली भाई जी को, वो आए। श्यामदेव पालीवाल सर। लगा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ देवदत्त जी को। जी प्रभु। हाँ नमस्ते सर। तो मंडी से हैं पालीवाल जी आगे हेलो सर। देवदत्त जी आप नेक्स्ट इसके बाद। हाँ सर ठीक। हाँ पालीवाल जी आओ। शुक्रिया। आवाज आ रही है? नमस्कार। हाँ आ रही है। बिल्कुल। सबसे पहले
सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी के प्रधान श्री ओमकार जी मिश्रा, विश्व कुमार जी शर्मा, ओमकार नाथ जी कोष्ट का एवं जो भी वंदनीय आदरणीय इस संस्था से जुड़े हुए हैं उन सबका अभिवादन और सबको यथा योग्य प्रणाम। आज का विषय चूंकि देवगुरु बृहस्पति पर रखा गया है और सबको विदित ही है कि बृहस्पति इस बार अतिचारी होकर कर्क राशि से सिंह राशि में जा रहे हैं और बृहस्पति एक ऐसा प्रधान ग्रह है जिसका हर धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्यों में पूजन होता है। सर्वप्रथम मैं बृहस्पति के ऊपर बोलने से पहले इसका खगोलीय महत्व बताना चाहता हूं। अपने सौर मंडल की दृष्टि से देखा जाए तो बृहस्पति 5वां ग्रह है जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका व्यास हमारी पृथ्वी से 11 गुना अधिक है। मतलब इसमें हमारी पृथ्वी के समान 1000 पृथ्वी बृहस्पति में समा सकती है और इसका जो व्यास है पृथ्वी से 11 गुना ज्यादा है। लेकिन इस बृहस्पति में चट्टानें नहीं है, हाइड्रोजन, हीलियम्स मंडल में अपने पानी के कण, बर्फ के कण व अमोनिया गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करने में 12 साल का समय लगता है। मतलब 12 वर्ष में बृहस्पति अपनी परिक्रमा पूर्ण कर देता है। इसी प्रकार इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 3 सही 1/7 किया जाता है। और ज्योतिष के आधार पर देखा जाए तो नैसर्गिक मैत्री चक्र के आधार पर देवगुरु बृहस्पति को मंत्री की संज्ञा दी गई है क्योंकि बृहस्पति देवताओं के सहायक माने जाते हैं और देवताओं के सहायक होने के कारण इन्हें देवगुरु भी कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति देखने में स्थूल शरीर, धीर वीर गंभीर वाणी और भूरी आंखों वाले माने जाते हैं। अतः किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति प्रधान जातक जो भी होते हैं वह धीर वीर गंभीर और देवताओं के समान सबका हित चाहने वाला और सबको अच्छी सलाह देने वाले होते हैं। इसके अलावा जिनकी भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं वह शिक्षा, ज्ञान, धर्म, दर्शन, अध्यात्म में इनकी अभिरुचि देखी गई है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति संतान के, ज्ञान के और विज्ञान के भी कारक हैं। किसी भी महिला की बृहस्पति में उसका सौभाग्य मांगल्य भाव देखने के लिए बृहस्पति का भी अध्ययन आवश्यक है। इसके अलावा बृहस्पति ज्ञान, शिक्षा, धर्म, दर्शन, अध्यात्म के साथ साथ वर्तमान समय में नवीन कार्य व नवीन विचारधारा को भी प्रभावित करते देखे गए हैं। किसी भी व्यापारी की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होने पर सूती वस्त्र या नवीन वस्त्र के संबंधित कार्य भी देखा गया है। गुरु और शुक्र दोनों ही शत्रु होते हुए भी इनकी युक्ति कई बार विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में भी उच्च स्तर तक आदमी को पहुंचा देती है। और यहीं पर यह देवगुरु बृहस्पति जहां धनु और मीन राशि में स्वग्रही होते हैं वहीं अपने कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। वो 5 अंश पर परम उच्च के होते हैं। वहीं मकर राशि में नीच के माने जाते हैं, वह 5 अंश पर परम नीच के होते हैं।
जहां देवगुरु बृहस्पति ये इन सब चीजों का आदमी को फायदा देते हैं, वहीं पर पारिवारिक रूप से देखा जाए तो मान सम्मान, समाज में व्यवहार, समाज में स्टेटस और कानून, वह देखा जाए अच्छी सलाह देना आदि, इन कार्यों का प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखा गया है। इसके अलावा बृहस्पति एक ही दृष्टि अमृत कही गई है। बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव को देखती है उस भाव में कहा जाता है 1000 गुना वृद्धि करती है, किंतु बृहस्पति जिस भाव में होते हैं उस भाव का परिणाम कई बार थोड़ा विलंब से देते हैं। कुछ विद्वानों का मान्यता है कि उस भाव में बृहस्पति का व्यवहार थोड़ा सुस्त होता है, आलसी होता है, किंतु जिस भाव को बृहस्पति देव देखते हैं उस भाव को अमृत के समान अभिवृद्धि करने वाले होते हैं। इसके अलावा बृहस्पति जहाँ स्वास्थ्य के परिचायक है, वहीं इनके कमजोर होने पर, निर्धन होने पर, वो कई बार गंभीर बीमारियां, वह लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां भी देखी गई है। कपिल गौतम की पुस्तक ज्योतिष के द्वारा फलित योग ग्रंथ के अनुसार देवगुरु बृहस्पति अपने दांतों का, कानों का, वह मोतियाबिंद की भी बीमारियों का देवगुरु बृहस्पति के होने के कारण देखी जा सकती है। इसके अलावा बृहस्पति का प्रभाव लीवर पर, यकृत यानी लीवर, पित्त, पित्त की थैली, वह अग्नाशय ग्रंथि का कुछ भाग, वह किडनी पर भी देखा गया है। जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति व शुक्र दोनों ही कमजोर होते हैं उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम भी देखी गई है। इसके अलावा बृहस्पति अपने चर्बी के भी कारक देखे गए हैं। अतः जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव से लिंक होकर के कमजोर होते हैं तो उनको फैटी लीवर या लीवर संबंधी बीमारियां अवश्य ही होती है। और बृहस्पति के द्वारा चलने वाली बीमारियां में भी काफी समय लगता है। और बृहस्पति की गति इतनी कमजोर होती है, कम होती है कि वह 1 माह में 1 अंश की दूरी पूरी करता है। इस आधार पर एक राशि में बृहस्पति 12 से 13 महीने तक रहते हैं और उसके बाद में बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में धनु लगन, मीन लगन या कर्क लगन की कुंडली होती है उसमें बृहस्पति लग्न, पंचम व 9 भाव में विशेष शुभ फल देते हैं। वहीं पर बृहस्पति मकर राशि के होकर सप्तम भाव में होने पर दाम्पत्य जीवन में शुभ फल नहीं देते हैं। वहीं बृहस्पति मकर राशि के यदि भाग्य भाव में होते हैं तो आदमी का भाग्योदय नीच निम्न वर्ग के द्वारा या निम्न कार्यों के द्वारा भी होते देखा गया है। बस यहीं पर कह करके मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव भैया, आपने लोगों को समय दिया, अपनी वाणी से प्रभावित किया। इसी के साथ मैं आचार्य क्षेत्र जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए आप सबको और राम राम। वैसे तो उपरोक्त इन तीनों ने बड़ी व्याख्या करके रख दिया हुआ है इसमें, फिर भी वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति जो है, ठीक है, सामाजिक मान्यताओं, धर्म का, ज्ञान का, भाग्य और विस्तार का कारक माना जाता है। आमतौर पर हम सबको विदित ही है कि ये देवताओं के गुरु कहलाते हैं, ठीक है, और इनका बड़ा विस्तार से दायरा ग्रहों में मतलब माना हुआ है। और आमतौर पर मान्यता चंद्रमा से सेकंड हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th, 11th हाउस में जब भी ये संचार करते हैं शुभ राशि पर तो जनमानस को शुभ फल देते हैं। और विशेषतः एक चीज़ और भी होती है, किताबों के हिसाब से ठीक है कि गुरु जिस राशि को देख, लेकिन
जिस भाव को गुरु देखेंगे उसमें पहले ये भी हमें देखना पड़ेगा कि उस भाव पर किसी गुरु के शत्रु ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। स्थान हानि करो जीवा, एक सिद्धांत ये भी कहलाता है कि गुरु जिस भाव पर बैठेंगे उस भाव की हानि करेंगे। और जिनकी कुंडली में कमजोर होंगे, ठीक है, जिनकी कुंडली में 6th 8th हाउस या 12th हाउस के कारक होंगे तो उनको वो अचानक से व्यर्थ की यात्राएं, ठीक है, व्यर्थ में मतलब पारिवारिक तनाव या सामाजिक धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनका कोई उल्लंघन करेगा। आदमी को पेट से, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर सकता है। और जिनकी कुंडली में गुरु अच्छा होगा, जैसे 9th हाउस को देखने वाला होगा, 11th या 2nd हाउस को देखेगा, तो उनके धन की वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, इन चीज़ों को गुरु बढ़ाएगा। और सामाजिक दृष्टिकोण से या मतलब भारतीय दृष्टिकोण से या ज्योतिष के हिसाब से हम देखें तो जो सामाजिक मान्यता, जैसे विश्वा जी ने सबसे पहले बड़े अच्छा इसका व्याख्यान किया कि जो सामाजिक और धार्मिक दायरे में जो हमारी धार्मिक गतिविधियां होती है, धार्मिक संस्थान हैं, शिक्षा का क्षेत्र गुरु के अंतर्गत आता है, तो उनमें वृद्धि होगी और उनमें स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक है कि उनको लेकर के बड़ी-बड़ी वार्ताएँ होंगी या उनके प्रति आदमी में कुछ आक्रोश जागेगा कि कहीं पर मर्यादाओं का उल्लंघन होगा या किसी धार्मिक स्थल से जुड़ी कोई जो है न्यूज़ छपेगी या कुछ वैसा मतलब ये होगा। और स्वभाव सामान्यतः जैसे गुरु को मंत्री का दर्जा है देवताओं में, देवताओं के गुरु है, तो जो बड़ी-बड़ी पदवियों पर शंकराचार्य जैसे जुड़े हुए पदों से जुड़े हुए, उनसे संबंधित कोई हमें मतलब चीज़ें देखने को मिलेगी। और जिनकी भी कुंडली में गुरु अरिष्टकारी होगा, ठीक है, सबको तो गुरु शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि हम मान सकते हैं कि हज़ारों कुंडलियों में गुरु कईयों के शुभ स्थान में भी बैठा होगा, तो उन सबको ज़रूरी नहीं है कि अच्छा फल मिलेगा। वो तो पूर्वोक्त में आदमी के कर्मों के हिसाब से भी शनि और गुरु मिलते हैं कुंडली में, जहाँ तक देखने में पाया जाता है। और बाकी की आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कर्क राशि पर जो है गुरु शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि वैसे चंद्रमा मन का कारक होता है, तो जब मन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो आदमी का मन भी नेचुरली जो है वो अच्छी चीज़ों में, सामाजिक में, धार्मिक में, मान्यताओं में और संस्कृति को विस्तार बढ़ाने में, मतलब आदमी के मन में जो है उसके प्रति उत्कंठा जागेगी। बाकी तो उन्होंने सब विस्तार पूर्वक व्याख्या की ही हुई है श्लोक के सहित। चलिए हम तो इनके ठीक ठीक बिल्कुल नॉर्मल से ही हैं। बढ़िया बढ़िया। जी ठीक प्रभु। है जी, आप इसी साथ में आमंत्रित करना चाहता हूँ आचार्य मोनिका मिश्रा जी को, जो संबल से हैं। मोनिका जी। जी भैया, सभी गुरुजनों ने बहुत अच्छा विश्लेषण अभी तक किया है। मैंने कुछ कुंडलियों में देखा है कि मैं गुरु के गोचर के बारे में नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ कुंडलियों से मैंने जो अनुभव किया है गुरु की पोजीशंस का, गुरु की दृष्टि का, मैं बस वो थोड़ा सा आप लोगों से साझा करना चाहूंगी। जहाँ कुंडली में अगर लग्न में गुरु होते हैं तो वहां पर एक ब्लेसिंग वाली कुंडली मानी जाती है। देव कृपा उसके ऊपर विशेष रूप से दिखाई होती है। ये कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि 1.25 लाख दोषों को दूर कर सकती है, इतनी ताकत रखती है। लग्न में बृहस्पति होने पर व्यक्ति का जीवन बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन जो जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियां पड़ती हैं वहां वहां व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ भी होता है और व्यक्ति पर भगवान की कृपा रहती है। क्योंकि लग्न में अगर काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो नवम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, तो वो तो भगवान की एक साक्षात भगवान की दृष्टि, भगवान का आशीर्वाद उस व्यक्ति के साथ रहता है। दूसरी जो बेस्ट पोजीशन मानी जाती है तो वहां पे जैसे पंचम भाव पे जो होती है दृष्टि, पंचम भाव में होने के कारण ना व्यक्ति मंत्र शक्ति वगैरह अच्छी जानता है, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि वहां पर है। चौथे घर में, यानी गुरु अगर चौथे घर में होता है तो उच्च का हो गया, वहां पर अगर होगा तो घर का माहौल अच्छा होता है, माता बहुत उनकी पूजा पाठ वाली होती है और पूजा पाठ वाला ही घर का माहौल होता है। दूसरे घर में अगर बृहस्पति होते हैं तो वो भी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से उनकी जो दृष्टि होती है वो 10th हाउस पे होती है, नवम दृष्टि की बात करूंगी, क्योंकि गुरु भाग्य के मालिक हैं। इनकी नवम दृष्टि इस घर में कर्म भाव पर होगी तो राजयोग जैसी स्थिति उनकी कुंडली में हो जाती है। ऐसे लोग अपने कैरियर में बहुत तरक्की भी करते हैं। नवम भाव तो उनका काल पुरुष की कुंडली का अपना घर है, तो वहां पर उनका होना तो व्यक्ति को विशेष रूप से कृपा पात्र बनाता ही है। व्यक्ति बहुत नॉलेज वाला होता है। मुझे लगता है भैया की कुंडली में ऐसा होगा।
मुझे लगता है भैया की कुंडली में ऐसा होगा क्योंकि भगवान की विशेष कृपा इन पे रहती है, नॉलेजेबल पर्सन है। जहाँ तक पर गुरु की कृपा बनी रहती है, धर्म का प्रचार करने वाले होते हैं। 7वें घर में अगर गुरु होता है तो उनके उससे उनके पुरुषार्थ को देखता है, तीसरे घर को देखता है, छोटे भाई बहन बहुत तरक्की करते हैं, पति पत्नी बहुत धार्मिक होते हैं। अगर उसमें कहा जाता है कि 7वें हाउस में, 7वें घर में महिलाओं की कुंडली में अगर बृहस्पति अकेला होता है तो ऐसी लड़कियां अपने पति को का चयन करने में बहुत चूजी होती हैं। वो बहुत ये चाहती हैं कि व्यक्ति धार्मिक हो, झूठ बोलने वाला ना हो, लेकिन आज के टाइम में ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते तो वो शादी में डिले कराता है, और शादी हो भी जाती है तो वो वैवाहिक जीवन में दिक्कत देता है, क्योंकि इतनी अपेक्षाएं उनकी होती हैं जहाँ वो पूरी नहीं होती हैं। 11वें भाव में बृहस्पति है तो वहां से नवम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है, और चतुर्थ से चौथे से चौथा और 11वें से 11वां भावत भावम में सप्तम भाव दोनों का माना गया है। तो वहां पे तो वो पत्नी की उसमें भी तरक्की कराता है और कैरियर में भी तरक्की कराता है। बहुत प्रॉपर्टी भी देखी जाती है वहां से। 12वें घर में जहाँ बृहस्पति होते हैं तो जातक धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर कुछ गलत करते हैं या शॉर्टकट लेते हैं तो उनको बहुत दिक्कतें भी आती है। अष्टम भाव पे अगर गुरु होता है तो कहते हैं अष्टम भाव तो चीजों को खोज के लाने वाला होता है, तो गुरु ऐसा ज्ञान देता है जो शायद बहुत कम लोगों पे मिलता है। लेकिन अष्टम भाव पे जैसे अगर गुरु की दृष्टि मानी गई है या गुरु वहां वो माना गया है, तो ऐसा व्यक्ति को पूर्वजों का अपने साथ होना बहुत ज्यादा महसूस होता है कि उनके पूर्वज की जो कृपा है वो उन पे बनी रहती है। तीसरे घर में अगर बृहस्पति होते हैं, गुरु होते हैं, तो ये तो मरण स्थान माना जाता है उनका, मारक भाव माना जाता है। और यहाँ पर अगर गुरु होते हैं तो व्यक्ति ऐसा होता है कि गुरु तो स्पीच देने वाले होते हैं, अपने बातें कहने वाले होते हैं, और बुध, यहाँ ये बुध का घर है तो बुध वाला तो अपनी बुद्धि लगाने वाला होता है, वो उनकी स्पीच नहीं सुनता। तो व्यक्ति जो गुरु जो होते हैं वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं यहाँ पे, इसीलिए वो मरण भाव माना जाता है। वो कहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ और कोई सुन ही नहीं रहा। तो बुध वाला अपनी बुद्धि चलाता है और गुरु अपना प्रवचन देते हैं, तो बुध वाला प्रवचन सुनता नहीं, इसलिए गुरु के लिए वो स्थिति थोड़ी सी टफ मानी जाती है। छठे भाव में अगर गुरु होता है तो ऋण रिपु को फैला देते हैं, नेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि होती है, दसम भाव में होती है तो कैरियर को अच्छा ग्रोथ देती है, लेकिन ये कहा जाता है कि रोगों को ज्यादा बढ़ा देते हैं, पेट की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ कुंडलियों में मैंने ऐसा देखा है, इसलिए मैं मेरे जो विचार थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। नहीं, अपने विचार रखने चाहिए, विचार रखने से ही ज्ञान वर्धन होता है और त्रुटियां भी पता चलती हैं। और इसी के साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं नितिन बंसल जी खुर्जा से। बंसल जी सुन रहे हैं? बंसल जी, नितिन बंसल जी, लग रहा है मुझसे आवाज नहीं पहुंच रही है। रमेश प्रयास जी, आप तो बोलना चाहेंगे? अभी तो सन्नाटा हुआ दुकान पे, चलने का टाइम है। प्रयास सर, आपसे ही। और मीनाक्षी जी, मीनाक्षी आ गई। नितिन जी आए थे, गायब हो गए। जी गायब हो गए? आ गए चले गए, फिर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, आ गए आ गए आ गए। ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ बंसल जी आइए। जय श्री श्याम। हाँ जी, सभी विद्वान जनों को मेरा हाथ जोड़ के जय श्री श्याम। और देवगुरु बृहस्पति के बारे में चर्चा हो रही है। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, मंदिर का शिखर ही देवगुरु बृहस्पति है।
मंदिर में जो शिखर है वो देवगुरु बृहस्पति है, और उस पे लगी जो ध्वजा है वही केतु है। सबसे सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में आना, उनको काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति आना, और अष्टम भाव पाताल की राशि वृश्चिक को देखना, और अपने 12वें भाव को देखना। 12वें भाव में इस टाइम शनि देव विराजमान है, गुरु और शनि का संयोग मिला हुआ है। सर्वप्रथम बृहस्पति अलग अलग भावों में, मेरी जो अपनी गणना है, जो मेरी अपनी सोच है, उसके साथ कुंडली में सारे खेल राहु के होते हैं, लेकिन मेरे जो अनुभव में पाया है सारे खेल देवगुरु बृहस्पति के होते हैं, अच्छे और बुरे, क्योंकि गुरु एक आशीर्वाद है और शनि एक इंसान का कर्म है, और उस पे है गुरु आशीर्वाद। जब तक शनि के कर्म शनि देखता है इंसान के जातक के कर्म, और गुरु आशीर्वाद देता है। सबसे प्रमुख बात, देवगुरु बृहस्पति बिना शनि के मर्जी के नहीं चलते, ना शनि गुरु की मर्जी पे चलते। बहुत सी कुंडलियों में देखा है जिनमें शनि गुरु का संबंध होता है, उस लड़की के विवाह में एक बार टूटता है, फिर दोबारा उसका संबंध बनता है। बहुत सी जगह बातें हो जाती हैं तय, लेकिन उसके बाद भी उससे संबंध नहीं बनता। ये शनि गुरु की युक्तियों में बहुत सारी चीजें होती है। शनि हमारे लीवर का भी कारक होता है, सबसे बड़ा भारी ग्रह है, और लीवर में कोई इन्फेक्शन है तो शरीर में 100 बीमारी है, बिना लीवर के कुछ नहीं है। इसलिए बिना देवगुरु बृहस्पति के कोई भी ग्रह चाल नहीं है। देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ होते हैं तो गजकेसरी योग बनाते हैं। इसको देखने के लिए सबसे बड़े प्रभाव जो मैंने अनुभव में पाया है, जिस इंसान के गर्दन की गुद्दी बड़ी होती है उसकी कुंडली में गजकेसरी योग होता है, उसकी गुद्दी का बड़ा होना। और ये आपने देखा होगा, बहुत जो धन संपर्क वाले लोग होते हैं, धनाढ्य होते हैं, या जिनका पेट निकला हुआ होता है, वो देवगुरु बृहस्पति की श्रेणी में आते हैं। जिनका संबंध मंगल से होता है उनमें साहस पराक्रम वीरता बहुत आती है, दोनों की एनर्जी। जिनका संबंध सूर्य से होता है उनको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत मिलती है। लेकिन सूर्य और गुरु का संबंध होना जीवन में हमें हर घटना का आभास कराता है, क्योंकि सूर्य हमारी कुंडली में जो है आत्मा कारक ग्रह है, और देव बृहस्पति आशीर्वाद है। हर घटना के घटित होने के लिए जिनकी कुंडली में सूर्य गुरु का संबंध है उनको आशीर्वाद प्रदान मिलता है। इसी तरह यदि बुद्ध के साथ संबंध होगा तो इंसान को नॉलेज तो बहुत होगी हर फील्ड में, लेकिन सफलता मिलने के संबंध कम होंगे। ये मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है कि गुरु और बुद्ध का संबंध है या दृष्टि है, उनमें नॉलेज इतनी है जिनका कोई वो नहीं, लेकिन गुरु बुद्ध आपस में शत्रु हैं, इस वजह से सफलता उन्हें कम मिलती है। यहाँ संबंध शनि का होता है तो बिना कर्म के कुछ नहीं है, कर्म करते रहो, गुरुदेव का आशीर्वाद सदा उसको मिलता रहेगा। यहाँ शुक्र का संबंध है, शुक्र जिन और गुरु का युक्ति होती है, दोनों आपस में गुरु हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा है गुरु शुक्र वाले निस्वार्थ भाव से, सच्ची श्रद्धा भाव से प्रभु की स्तुति और प्रभु की पूजा करते हैं। केवल गुरु शुक्र वाले, क्योंकि दोनों गुरु एक दूसरे का सम्मान करते हैं। गुरु ज्ञान का कारक है, शुक्र तंत्र मंत्र योग साधना का कारक है। बिना शुक्र के गुरु की कृपा नहीं, बिना गुरु के बिना शुक्र की कृपा नहीं। अब यहाँ पे एक ग्रह बढ़ता है, यहाँ पे राहु, गुरु राहु चांडाल योग का तो निर्माण करते हैं हम। जैसे पुराने जमाने में गुरु राहु चांडाल योग होता था तो उसकी पूजा के लिए लोग पहले मंदिरों में, धर्मशालाओं में पंखे लगवाते थे। तो वो गुरु राहु चांडाल योग का वो जो विद्वान थे कि साहब मंदिर में पंखा लगवाओ, क्यों धर्मशाला में पंखा लगाओ, तो वो गुरु चांडाल योग का जो उस कुंडली में बना हुआ उसका निष्पादन कराते थे धनाढ्य सेठों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा। ये मंदिर में पंखे लगना या उन पे नाम लिखना ऐसा ही नहीं था, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक जुड़ा हुआ है। अब गुरु केतु का संबंध जीवन में हमको उच्चस्थ मठाधीश बनाता है। गुरु केतु का संबंध इंसान को बहुत बड़ा मठाधीश बनाता है, क्योंकि केतु मंदिर की ध्वजा है। जिसकी गाड़ी पे ध्वजा होगी वही तो सरकारी अधिकारी होगा, वही तो बिना ध्वजा के, बिना केतु के समाज आपकी गाड़ी के ऊपर भी ध्वजा नहीं लग सकती बिना केतु के। क्योंकि हमारे जो केले के वृक्ष का पूजा स्त्री के लिए पति और संतान दोनों का कारक देवगुरु बृहस्पति को बताया है। हमारे शास्त्रों में देवगुरु बृहस्पति को पति और संतान दोनों का कारक बताया स्त्री के लिए। और देवगुरु बृहस्पति केले के वृक्ष
जो ऊपर है वो वृक्ष जो वो देवगुरु बृहस्पति है, उनकी जड़ जो है वो केतु है बिना। इसीलिए हमारे को महिलाएं देवगुरु बृहस्पति की पूजा करती हैं, जिससे परिवार में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। अब कर्क राशि में गुरु आने पे काल पुरुष की कुंडली में हृदय भाव पे आए हैं तो और अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो जो लोग कहते हैं विवाद तो बहुत होंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उन विवादों को शमन करने के लिए हर वक्त तैयार है। यही सब कुछ कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी विद्वानों को मेरा जय श्री श्याम। बहुत अच्छा पंचल साहब, आपने जो वक्तव्य दिया इसी के साथ में आगे आमंत्रित करना चाहता हूँ तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं नासिक से, क्या नाम, नाम भूल गया भाई, तो भूलने की आदत पड़ गई आज। राहु का असर हो रहा है थोड़ा। होता है। जी जी। चलिए रजनीश जी, रजनीश चतुर्वेदी जी, रजनीश जी सुन रहे हैं क्या? रजनीश जी पर आवाज नहीं पहुंच रही लग रहा। अमित पासा जी, प्रणाम गुरु जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कहीं बाहर बैठा हूँ, मैं चलिए ठीक। वाजपेयी सर, अब तो हम चाहेंगे कि आप बोलें। मैं तो बोल चुका हूँ शुरू में ही। नहीं नहीं, शुरू में एक दो लाने बोले थे आप। देखो पालीवाल जी ने बहुत विस्तार में बोल दिया है, हमारे विश्व कुमार शर्मा जी ने भी बहुत विस्तार में बोल दिया, नितिन जी ने बहुत अच्छा बोल दिया। अब बृहस्पति के ऊपर बोलने के लिए बचा क्या? मैं तो कहता हूँ आप ही बोल दो थोड़ा बहुत। नहीं नहीं नहीं, बोलने के लिए बहुत कुछ है। देखिए ऐसा है कि बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि बृहस्पति जो है वो हमेशा, कोई भी ग्रह हो, एक बृहस्पति की बात नहीं है, कोई भी ग्रह हो वो हमेशा ना अच्छा फल देता है ना बुरा फल देता है। और सही बात तो यह है कि ग्रह जो है वो फल नहीं देता है, वो केवल ग्रह जो है आदमी के पूर्व जन्म के संचित कर्मों को डिकोड करता है। जो हम करके आए हैं उन्हीं को वो केवल डिकोड करता है कि चूंकि आप ऐसा करके आए हैं तो उसी हिसाब से आपकी जन्म पत्री बनी है और उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। वो केवल सूचक है। अब उसी सूचक के साथ साथ ये भी है कि जो ग्रह जहां पर बैठा है वो कहता है कि अगर आप इससे अपना बचाव चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो आप ये उपाय करें। वो ग्रह भी वही चीजें बताता है, वो बृहस्पति भी वही करता है, चाहे शनि हो चाहे सूर्य हो, सारे ग्रह। ग्रह अच्छा कौन है और बुरा कौन है? ग्रह कोई भी ना अच्छा है ना कोई बुरा है। जो जन्म पत्री बनती है उस जन्म पत्री के अनुसार ये निर्धारण होता है कि हमारे लिए व्यक्तिगत एक जातक के लिए कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह बुरा है। क्योंकि वो जो जन्म लेकर के आया है, पूर्व जन्म में जिस कर्म को करके आया है उस कर्म के अनुसार उसकी कुंडली बनती है। अब उसमें अब आप मिसाल के तौर पर बृहस्पति की बात अभी चल रही थी, मैं सुन रहा था, तो जैसे मान लीजिए कि मिथुन लग्न है। अब मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति जो है वो सप्तमेश हो जाएगा और दशमेश हो जाएगा। अब ये दो ग्रहों का स्वामी बृहस्पति जो है, शनि बृहस्पति और मंगल, इनका अधिपत्य जो है वो दो भावों पे होता है, एक साथ दो राशियों पे होता है। अब देखिए दशमेश हो जाएगा तो ये बृहस्पति उस व्यक्ति के लिए मारक भी होगा और दो केंद्रों का स्वामी होने की वजह से भी खराबी कुछ न कुछ देगा। तो जिनका मिथुन लग्न होता है, अगर बृहस्पति खराब गलत जगह पे बैठा है
तो ये वैवाहिक जीवन का नाश करेगा, वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। इसी तरीके से ये उसके सर्विस में, उसके प्रोफेशन में भी कुछ न कुछ परेशानी पैदा कर सकता है। तो हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए वो बृहस्पति हो या कोई भी ग्रह हो कि वो अच्छा ही फल देगा या केवल खराब फल देगा। वो खराब भी नहीं देगा, अच्छा भी नहीं देगा। जो हम करके आए हैं उसका भुगतान हमें करना है और यही सोच करके हमें निर्णय करना चाहिए, बताना चाहिए सभी को। तो बृहस्पति इसी तरीके से आप देखिए कि धनु लग्न के लिए, मीन लग्न के लिए, कर्क लग्न के लिए, जिन लग्नों के लिए ये कारक ग्रह होगा उनके लिए ये अच्छा फल देगा ही देगा। लेकिन गलत जगह पे न बैठा हो, अगर वो छठे या आठवें में बैठ गया तो निश्चित रूप से फिर वो उन भाव को खराब करेगा, कमजोर करेगा और उसके लिए आपको बृहस्पति के उपाय की जरूरत करनी पड़ेगी। अब ये बृहस्पति कुछ नहीं कर रहा है, बृहस्पति आपको ये सूचना दे रहा है एक तरह से कि आप ये करके आए हैं, इसलिए हम आपके छठे भाव में गए हैं। आप ये बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं तो हम आपके पंचम और नवम भाव में या लग्न भाव में बैठ गए हैं। अभी हमारी एक बहन ने कहा था कि बृहस्पति है वो लग्न में बैठ करके बहुत अनिष्ट भी करता है। मेरे हिसाब से बृहस्पति लग्न में बैठ करके केवल स्वास्थ्य की प्रॉब्लम जीवन पर्यंत हल्की फुल्की देता रहता है। इसके अलावा लग्न में बैठ करके बृहस्पति ज्यादा खराब नहीं कर पाता है, क्योंकि लग्न में, हाँ, अगर वो गलत लग्न ही उसकी गलत है या बृहस्पति के साथ दूसरे ग्रह गलत बैठ गए, जैसे राहु आ गया, गुरुचंडाल योग बन गया। अभी हमारे नितिन जी ने गुरुचंडाल योग का नाम लिया था, तो जो गुरुचंडाल योग बन गया उसकी वजह से वो बृहस्पति को माना जाएगा। बृहस्पति भी बचाव नहीं कर पा रहा है। बृहस्पति कहाँ से बचाव करेगा जब वहां पर चंडाल योग बन रहा है, राहु साथ में बैठा है। बृहस्पति जो देना चाहता है राहु उसमें बाधक है, तो वो नहीं करेगा। तो इस तरीके से विचार करने की जरूरत है। जन्म पत्री में कोई भी ग्रह हो, एक बृहस्पति की बात नहीं है, मैं तो सारी बातें बताता हूँ कि कोई भी ग्रह हो वो केवल सूचना देता है, साथ में उन्हीं सूचना के आधार पर उपाय को डिकोड करता है। और साथ में हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ग्रह जो है लग्न के अनुसार या राशि के अनुसार वो हमारा कारक है, अकारक है या सम फलदायक है। तीन तरह के देखे गए कि या तो कारक होगा अच्छा फल देगा, गलत जगह पे जाएगा पूरा फल नहीं देगा, मोटी बात है। अकारक होगा बिल्कुल खराब फल देगा। लेकिन अगर वो अकारक ग्रह, कई बार ऐसा होता है, आप देखना कि कई बार वो गलत जगह पर जा करके उतना खराब भी नहीं देता है, उसमें उल्टा हो जाता है। जैसे कि आप नवमांश कुंडली में लेते हैं, उसी तरीके से इसमें नवमांश को भी देखना चाहिए कि हमारा ग्रह जो है लग्न में तो बहुत खराब है, बृहस्पति लग्न में बहुत अच्छा आ गया मान लीजिए, लेकिन वो नवमांश में अगर बिगड़ गया, यहाँ पर स्वग्रही है या आपका मतलब जो उच्च का है, लेकिन अगर नवमांश में वो चला गया नीच नवमांश में या बिल्कुल अकारक गलत जगह पे चला गया, तो मतलब जाकर के वो अच्छा फल नहीं दे पाएगा, वो खराब ही फल देगा बृहस्पति। बल्कि फल नहीं देगा, वो ये शो कर देगा। कुंडली के देखने से हमें केवल ये मतलब देखना चाहिए, मतलब ये बताया जा सकता है कि आप पूर्व जन्म में इस तरह के कर्म करके आए हैं। एग्जैक्ट कर्म तो नहीं बताए जा सकते, पर ये बताया जा सकता है कि गलत करके आए हैं, और गलत करके आए हैं इसलिए ये ग्रह आप मतलब ग्रह ये सूचित करता है। और साथ में ये ग्रह ये कहता है कि आप इस प्रकार के जप करें या मंत्र करें। अगर ग्रह कमजोर है तो उसके लिए मतलब जो है, और वो शुभ फलदायक है तो आप नग वगैरह पहन सकते हैं। अगर वो अशुभ फलदायक है तो नग पहनने की जरूरत नहीं होती है, केवल आपको उसके लिए मंत्र से या दान से ही उसको सही करना चाहिए। अगर आपने खराब ग्रह है, पाप फलदायक ग्रह है, अकारक ग्रह है, और अगर आपने नग पहन लिया, मैं देखता हूँ कि रोज इस तरह के केस आते हैं, ग्रह बिल्कुल हानिकारक है और साथ में उसको एक नग और पहना दिया। आदमी पहले ही क्रूअल है और उसको एक पिस्तौल पकड़ा दी गई, तो वो हमेशा नुकसान करेगा। तो इसलिए उसको ये कहो भैया इसको तो किसी तरीके से अपना विनम्रता से काम निकाल लो। इसके लिए आप मंत्र का जाप करो, पूजा पाठ करो, उसी ग्रह से संबंधित जो भी नक्षत्र वगैरह हैं उनकी पूजा करो और उसका दान करो। तो इस तरीके से देखने का ज्यादा फायदा होगा मेरे हिसाब से।
और जहां तक अभी ये बृहस्पति जो है वो तो यही देखना चाहिए कि किन लोगों के लग्न के अनुसार या राशि के अनुसार वो कारक है कि अकारक है। अगर कारक है तो जो अभी ये कर्क राशि में आया है तो मेरा तो अपना मानना है कि ये बहुत अच्छा फल नहीं देगा, और उनको मतलब अभी भी बृहस्पति के लिए जप और दान इस तरह के उपाय करते रहना चाहिए। बस मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ, और जो सज्जन मेरे से पहले बोल करके गए हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें कही हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत मतलब जो है आभार व्यक्त करता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, जो आपने अपनी वाणी से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। इसी के साथ मैं उर्मिला जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। उर्मिला जी, तुम नहीं है क्या? उर्मिला जी, जी भैया। क्या? मैं तो अभी बाहर हूँ भैया। चलिए ठीक है। और कोई भी सदस्य इस अभी प्रेजेंट टाइम में जो अवेलेबल हैं, अगर वो अपना वक्तव्य रखना, कुछ बोलना चाहते हैं गुरु बृहस्पति के ऊपर, बोल सकते हैं मीनाक्षी कोई जी से, भी। मीनाक्षी जी से मीनाक्षी से बोला था, बोल चुकी। बोल नहीं रही आज। अच्छा अच्छा। कोई भी करवाने की कोई दिक्कत नहीं है। राजेश भगत जी, विक्की जी, उमाकांत जी, प्रीति जी, रजत जी, शशांक जी, राजकुमार जी, सबीन जी, प्रवीर जी, प्रदीप जी, रमेश जी, दीपक जी, आदित्य, सुशील जी। जुपेश जी, नहीं, वैसे तो सभी अब लोग बोल, आप ही बोल दीजिए, आप ही बोलिए। आप सभी लोग टाइम बहुत बोल रात चुके को हैं। खुला टाइम है। सर वैसे तो सभी बोल ने ही चुके हैं आपके सभी लिए लोग। मंत्र को खुला छोड़ दिया है। सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आपका आदेश है तो स्वीकार तो नहीं करेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद के प्रेरणा से तो बोलने का प्रयास अवश्य करूंगा। देव गुरु बृहस्पति, शुभ अशुभ, आशीर्वाद, प्राणवायु और महागोचर। देव गुरु बृहस्पति गुरु केवल, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि गुरु वर्ड केवल बृहस्पति के लिए उपयोग नहीं होता, अन्य के लिए भी होता है। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर गुरु गुरु बृहस्पति भी बोले गए हैं, गुरु शुक्र भी बोले गए हैं। ये जो बात आज हो रही है, तो गुरु बृहस्पति जी, गुरु बृहस्पति जो है वो समाज को डिनोट कर, और समाज के बिना हम किसी भी व्यक्ति विशेष की, देवताओं की या सुर असुर कैसी भी व्यक्ति पाने के बिना समाप्त नहीं कर सकते समाज के, क्योंकि बृहस्पति ही ऑक्सीजन है, गति है। और प्राण वायु ही ना आ रहे तो ये शरीर ही सब हो जाता है, और सबके अंदर प्राण वायु आ जाए तो शरीर बन जाता है, और शरीर बन जाए तो व्यक्ति ही शिव बन जाता है। तो इसी के साथ मैं अपने प्रथम गुरु आदि भोलेनाथ जी से आज्ञा लेता हूं कि वो आए और मेरी वाणी से कुछ बुलवाएं। तो बृहस्पति जो हैं, गोचर तो कर रहे हैं, सभी जान रहे हैं, अतिचारी हैं, क्योंकि उनकी गति तेज है। ये गति तेज क्यों है?
विचार ये भी तो करने के लिए योग्य है। क्या पहले इतना ज्यादा अत्याचारी टाइम क्यों नहीं रहा? जब गुरु की ही के ऊपर उसकी परीक्षा लेने के लिए समाज के अन्य ग्रह है, जैसे हमारे रविंद्र सर ने कहा कि कोई भी ग्रह शुभ नहीं है, अशुभ नहीं है, समय का खेल है, प्रारब्ध का है, पूर्ण जन्म पिछले जन्मों के कर्मों का है, सेम वही है। हम लोग देख रहे हैं कि काफी समय से शनि देव जो है बृहस्पति को छोड़ नहीं रहे लंबे समय के, और शनि देव जो है, एक मिनट होल्ड रखिएगा। कस्टमर आ गए थे। कोई बात नहीं, कोई बात तो बृहस्पति जो है ऑक्सीजन का काम करता है, और शनि जब बृहस्पति को किसी भी दृष्टि से देखता है या उस पर निगाह रखता है, यानी कि गुरुओं के ऊपर भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया देने के लिए समाज, शनि जो है समाज का कार्य, और गुरु क्या है, समाज को ज्ञान देने, उपदेश देने का काम। जब ये जो समाज शनि जो है गुरु के लिए को भी समझने का प्रयास करता है, क्या वो हमें उपदेश दे रहा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत राय तो नहीं दे रहा, गलत शिक्षा तो नहीं दे रहा, क्या हमें ऑक्सीजन लेने में क्या उसके अंदर धीरे धीरे मीठे मीठे जहर तो नहीं दिया जा रहा है। तो गुरु बृहस्पति के अंदर भी डर महसूस होता है, कभी वो तेज आगे भागता है, कभी पीछे भागता है। इसी को वक्री गति और गति बोलते हैं, मार्गी भी बोलते हैं। तो आगे पीछे भगना, साल भर में 3 राशियों को पार करना, आगे पीछे होके, इसी की घटना को हम अत्याचारी हो। 2025 से 2030 तक ये लगातार यही स्थिति रहेगी, क्योंकि शनि बृहस्पति को आजादी नहीं दे। साथ में ही केतु भी, दोनों भी शनि के साथ में ही बृहस्पति पे भी निगाह रख देते हैं। तो इसी चीज को ही महागोचर अत्याचारी कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हो तो शनि देव जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो नारी ज्योतिष और वेदांग ज्योतिष को हम अगर अध्ययन करें वैदिक के साथ में, तो त्रिकोण का संबंध सबसे महत्वपूर्ण संबंध बोला गया है। जनता अपने आदर्श को,
आदर्श कौन होता है? जो गुरु हो, मंदिर हो, धर्माचार हो, जिसको हम फॉलो करते हैं, वही आदर्श गुरु हो गया। तो शनि त्रिकोण से यानी शनि के पंचम भाव में बृहस्पति कर्क राशि में आ चुके, तो शनि का भी इफेक्ट आ रहा। साथ में ही केतु जो देव हैं मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु की तरफ जा रहे हैं। और सब जैसे हमारे बंसल साहब ने कहा था कि केतु शिखर है तो ध्वज नहीं, गुरु शिखर है तो ध्वज केतु है। तो केतु क्या करने आ रहा है कि भाई हमने आपको ध्वज दिया था शिखर पे लगाने के लिए, क्या परीक्षा, इसे कहते हैं परीक्षा लेना। कभी कभार आपने हमने भी देखा है, आपने भी सुना है कि शिष्य भी गुरु की परीक्षा ले लेते हैं। कि कब लेते हैं? जब गुरु से शिक्षा पाने के बाद गुरु आदेश देते हैं कि आप भी समाज में जाके सामाजिक, किताबी ज्ञान तो हमने दे दिया है, कि प्रैक्टिकली ज्ञान भी आप समाज में इस ज्ञान को लगा के अर्जित करें। और जब हम पुनः मिलेंगे तो उसका निचोड़ आप निकालिएगा, बताइएगा और मंथन करेंगे। तो केतु जब दोबारा आ रहे हैं तो अपना 18 वर्ष के चक्र के में, तो गुरु 12 वर्ष में से 13 वर्ष में पुनः पहुंचता है, लेकिन केतु जब आता है 18 वर्ष में आता है, लेकिन बीच में मिल जाता है। इन दोनों के बीच की मध्य में ही केतु और बृहस्पति मिल जाते हैं। तो मिलते हैं तो जैसे हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, चर्चा होती है, लेकिन जब इसी में शनि के साथ केतु जब मिलते हैं तो जो आवाजें दबाई जाती हैं, तो केतु भी गुरु बनने के लिए या किसी को दूसरे को गुरु बनाने के लिए, मठाधीश बनाने के लिए, सत्ता पे बैठालने के लिए शनि का साथ देता है, या खुद का चेला ही कहता है कि कुर्सी खाली कीजिए, आप मार्गदर्शन मंडल में जाएं। जैसे आप सुन रहे हैं, कई लोग मोदी के लिए भी कह रहे हैं, ममता के लिए भी कह रहे हैं, शंकराचार्य तक के लिए भी बातें चल रही प्रेजेंट टाइम में। ऐसे ही मैंने एक पोस्ट डाली थी, कर्क का गुरु गुरुओं पे भारी, अभी भी समय है अपनी गलती स्वीकार कर ले। तो ये चीज आप देख रहे हैं सितंबर से कि मठाधीशों के ऊपर जो गुरु बने बैठे हुए हैं, अच्छे पदों पे बने बैठे हुए हैं, राजनेता हैं, कई पदों पे हैं, उनके ऊपर भी लांछन लग रहे। तो शनि, तो जनता जब ये देखती है, शनि क्या करता है कि आंख खोलता है कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, कहीं वो आपको आपकी आंखों को पर पट्टी बांध के आपको विश्वासघात तो नहीं कर रहा। तो प्रेजेंट जो गोचर बोल रहा है, यही बोल रहा है कि हमारे साथ धोखा हो। जैसे कि हमारा कोई मित्र हो खास, और वो कहीं हमारे पीठ पीछे किसी बुराई कर दे, और जब हमारे सामने खुलता है तो हमें धक्का लगता है ना। सेम चीज यहाँ पर बृहस्पति के साथ हो रही है। अब बात आती है कि बृहस्पति जो है, हमारे बाकी सर ने कहा था कि जो लोग कह रहे हैं बृहस्पति कर्क में उच्च के हो रहे हैं, बहुत अच्छा देंगे। गुरु तो चाहता है कि मेरी सत्ता बनी रहे और मेरे चेले या मेरे बच्चों को ऑक्सीजन मिलती रहे, जो हमारे भरण पोषण में है, और हम भी उठते रहें। लेकिन तो शनि की दृष्टि जो आ रही है, वो दृष्टि नहीं है, एक त्रिकोण दृष्टि है। तो मीन राशि जो है, मीन राशि के अंदर तो शनि जो बैठा हुआ है, तो
काल पुरुष कुंडली के अंदर मीन राशि विदेशी राशि बोली है। सभी जानते हैं विदेश की भूमि है, सागर की भूमि है। सागर का पानी कैसा होता है? खारा होता है, पीने लायक नहीं होता। विदेशी भूमि सुनने में अच्छी लगती है, घूम 2-4 दिन के लिए अच्छी लगती है, धन को बर्बाद करने के लिए अच्छी लगती है, लौटना अपने ही घर होता है। तो जब वो विदेशी धरती में या फिर मीन राशि के अंदर जब भी शनि गोचर करता है तो कीड़े मकोड़े समुद्र की तलहटी से बाहर निकलते हैं या विदेशी नेगेटिव शक्तियां जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं। तो शनि जब आया है तो कॉकरोच पार्टी क्या है? मीन राशि का शनि। कॉकरोच की बात तो आप इसमें हम लोग सभी सुन रहे हैं ना। कॉकरोच फंडिंग होती है विदेशी जनता पार्टी हम यानी कि विदेशी फंडिंग सदस्यों का विश्वास अपने प्रतिष्ठित मार्गदर्शी के ऊपर से हटाना, तोड़ने का कार्य शनि कर रहा। वहां की पंचम दृष्टि जो है शनि से पंचकोण में चौथे पे जा रही है कर्क राशि पर, यहाँ गुरु बृहस्पति आ चुके। तो यहां से आने के बाद सोना महंगा होगा। 19 जून के बाद सोने चांदी कॉपर में असीमित वृद्धि देखी जाएगी। क्यों देखी जाएगी? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में शनि देव जो है वो अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र में ही गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर शनि को अधिक बल प्रदान हो रहा है, और गुरु को पुष्य नक्षत्र में उच्च माना जाता है और उच्च होते हैं, लेकिन शनि की प्रतिक्रिया होने के कारण दोनों ही एक दूसरे से मिलन से दूर रहना, महंगा होगा और जनता जो है दूर हो जाएगी महंगाई से, महंगाई बढ़ेगी। साथ में ही शनि की दशम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही। मीन राशि से देखेंगे, एक दशम दृष्टि नवम यानी धनु राशि पर। तो धनु राशि पर पड़ने के कारण और इधर बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है, पड़ेगी कहां पर? वृश्चिक राशि पर। अभी समय थोड़ा सा दूर है, जितना 25 ने नहीं रुलाया उतना 26 रुला रहा है, 27 उससे भी ज्यादा रुलाएगा। क्योंकि सिंह का शनि, सिंह का गुरु पंचम दृष्टि से जब नवम भाव यानी कि धनु राशि को देखेगा और शनि की मारक दृष्टि धनु राशि को देखेगी, तो धनु राशि वालों को भी कुछ लाभ मिलेगा। धनु राशि के लिए लाभ मिल रहा है, मीन राशि के लिए लाभ मिल रहा है, लेकिन कर्क राशि को लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कैसे? प्रेजेंट टाइम में बहुत कर्क का गुरु और शनि जब आके मिल रहे हैं, त्रिकोण में मिल रहे हैं, और यहीं पर सावन का महीना यानी कि सूर्य का कर्क राशि गोचर विशेष। शनि गुरु क्या है? गुरु है नियम, कानून, संयम।
गुरु का काम क्या है? नियम बनाना। और शनि का काम क्या है? नियम में परिवर्तन कराना, कानून नियम में परिवर्तन कराना। और केतु का जो कार्य है कि व्यवस्था को ही चेंज कर देना। तो आपका सूर्य का कर्क राशि गोचर 2026-2027 और सिंह का गोचर, ये विशेष परिवर्तन, कानूनों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसकी विचार भी किसी के अंदर ना आया। बाद में मिलेंगे, अभी बैठो। परिवर्तन करेगा। एक चीज और, गुरु अगर अपने 30 वर्ष को पूर्ण करता है तो 25 वर्ष कार्य पूर्ण होते हैं 5 चक्र में। और वेदांग युग में पंचवर्षीय योजना को, या 5 वर्ष का एक कैलेंडर बनाया जाता था 5 वेदांग युग के अंदर, जिसका बहुत ही महत्व था। यहाँ पर क्या आता है? 12 पंचे 60, लेकिन उसका आधा अगर कर दें, हम 3 चक्र ले लें, अगर 12 या 36 वर्ष, तो 3 भी जो है वो मध्य बिंदु वेदांग युग का 5 का भी मध्य निकालते हैं तो 3 वर्ष में आता है, और हर 36 वर्ष में। तो आज से हम 36 वर्ष पुराने विषय में जाएं गुरु की गोचर के अनुसार, वर्ष आएगा, कौन सा आएगा? 90 91 1991 और 90। और यहीं से हम केतु को देखेंगे 36 वर्ष वहां भी आ जाता है, लेकिन उस शनि को देखते हैं तो 96 आता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि 91 से 96 के मध्य में जो सामाजिक विषाणु पैदा हुए, यानी कि समाज के अंदर जो अशुद्धि पैदा हुई, जो नियम पैदा हुए, बदले गए, जैसे शिक्षा में बदले गए, धर्म में बदले गए, धर्म के खिलाफ चले गए, तो वो चीजें फिर से देखने को मिलेंगी। यानी कि काल चक्र पुनः परिवर्तित हो रहा है। इसी बीच में 91 से 96 के मध्य में काफी प्रधानमंत्री भी देश में परिवर्तित हुए थे इसी काल चक्र में। कहाँ गया? प्रधानमंत्री की मृत्यु भी हुई थी। पुनः वैसे ही योग 26-27 में पुनः बन रही। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक, धर्म नीति, राजनीति दोनों थे महान लोगों के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, नहीं, और उससे बचने के लिए अपने पद का स्वतः त्याग करना ही उत्तम होगा। काफी इसी के गोचर के अंदर काफी घोटाले भी देखने को मिलेंगे, उजागर होंगे। कुछ ऐसे पद पे बैठे हुए लोग होंगे जो जिनके बारे में गलत सोचना भी पाप है, लेकिन उनके भी भेद खुलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि शनि का मेष राशि में प्रवेश के साथ ही भारत की शिक्षा नीति के अंदर
बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो सन 96 के बाद 2026 तक 30 वर्ष के दौरान में शिक्षा माफिया जो पैदा हुए हैं शिक्षा के अंदर, वो ध्वस्त कर दिए जाएंगे। शिक्षा पूरी की पूरी बदल जाएगी। सबसे बड़ा चोट है कि जो माफिया राज शिक्षा में चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और राजनीति में, धर्म नीति के अंदर बहुत ही कम लोग रह जाएंगे। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, पुराने लोग बहुत कम रह जाएंगे जिन्होंने इस शनि गुरु सिर्फ एक से डरता है, जो ग्रह से डरता है, और किसी ग्रह से गुरु नहीं डरता। गुरु को दबाना है, डरता है तो केवल शनि से डरता है, और शनि के साथ केतु को मिल जाए तो गुरु पदहीन हो जाए। कई बार देखा होगा, बड़ी बड़ी हवेलियां, महल खाली हो गए, ध्वज उतर गए, बड़े बड़े मंदिर ध्वस्त हो गए, जहां पूजन करने के लिए कोई नहीं मिलता। तो शनि और केतु अगर दो ग्रह अगर साथ छोड़ देते हैं और उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, इसी चीज को क्या कहते हैं? अतिचारी। साथ में ही आप लोगों को एक सूत्र देता हूं। मोनिका जी ने कहा है, मोनिका जी आप क्या कह रही थी? मैं आपको बता देता हूँ कुंडली में आपको क्या कहा था, मेरी कुंडली के नवम दशम भाव में। लेकिन मेरा जो मानना है, लगन भी चेंज होती है, लगन भी चलती है, हर ग्रह चलते हैं। नव ग्रह की बात आपने सुनी है, 10वां ग्रह लगन भी होता है। अगर लगन चलायमान ना हो तो लगन क्या बदल सकती है? कि बड़ी होंगी, लगन भी बदलती है। लगन कुंडली जो हम ज्योतिष देखते हैं, तो उसमें वो जन्म कालीन की स्थिति होती है कि हम जिस समय पैदा हुए उस समय हमारा कौन सा लगन किस अंश पे था, कौन सा ग्रह किस अंश पे था। लेकिन इसका मानना ये नहीं है कि वो ग्रह वहीं पर स्थिर रहेंगे। वो केवल एक डमी कॉपी है जिसे हमें सहयोग मिलता है कि ये किस स्थिति में थे, अब किस स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो लगन भी परिवर्तित होता है। तो मोनिका जी का जो मानना है वो भी गलत मैं नहीं बोलूंगा। मेरा लगन भी चेंज हो चुका है। प्रेजेंट वर्क टाइम में मेरा बृहस्पति दशम से नवम में जन्मकालीन स्थिति को छोड़ के लगन से नवम दशम भाव से नवम भाव में ही आता। ठीक है मोनिका जी। अब बात यहाँ एक चीज और आएगी कि ग्रह तो आगे चलता है, पीछे क्यों चला? ऐसा बनता है ना ये। अब लगन जब जन्मकालीन इसकी कुंडली है, हमने अभी लगन ही घुमाया है आपके कहने पे। तो बृहस्पति जो है आपकी कुंडली के अंदर जहां बैठता है जन्मकालीन, वो सिर्फ ये कहता है कि आप जहां बैठा हुआ है उस स्थिति, उस वातावरण, उस गांव फलाने क्षेत्र का कि ऑक्सीजन लेवल, वायु कैसी, माहौल क्या है, समाज कैसा, वो डिनोट करता है। मैंने
अपने वक्तव्य देने के स्टार्टिंग में ही कहा था गुरु समाज, समाज का कारक है और समाज बिना ऑक्सीजन के नहीं चलता। आपके घर के बाहर निकलेंगे तो समाज आपको जानता है, घर के अंदर चार दीवारी के अंदर बंद हो जाए, आप कौन है कोई नहीं जानता। तो बृहस्पति जो है, जो समाज को ऑक्सीजन, खुद भी ऑक्सीजन ले और समाज को भी ऑक्सीजन दे, एक पॉजिटिव ले नेगेटिव एनर्जी कार्य कर सके, वो गुरु है। ठीक है ना? क्योंकि हमेशा गुरु की स्थिति को देखकर ही हम ये नहीं कह सकते हम ये देव ही है। गुरु भी हर जगह होता है, 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 28 नक्षत्र हैं, तो गुरु की भी ऑक्सीजन लेवल बदलता है। इस प्रकार से हम कहते हैं 100% ऑक्सीजन देने वाला पीपल का वृक्ष है, गाय है, तुलसी है, क्या अन्य किसी को कहते हैं क्या? दूध तो हमें भैंस भी देती है, क्या 100% ऑक्सीजन मिलता है क्या? ऑक्सीजन नीम भी देता है? नहीं देता ना। मैं पीपल की टहनी में नहीं आ सकता ना। जिसको हमने गुरु मान लिया, गुरु तो और भी हैं लेकिन वो हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। तो आपका बृहस्पति जन्मकालीन कुंडली में जिस भी स्थिति में बैठा हुआ है, जिस भी राशि में बैठा हुआ है, जिस भी भाव में बैठा हुआ है, जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है, वैसा ही वो उसको ऑक्सीजन यानी कि जन्मजात प्रथम शिक्षा प्राप्त मिली। आप जिस माहौल में रहे, जैसे परिवार में रहे, वैसी तो आपने ऑक्सीजन ली, वैसा जो ज्ञान लिया, वैसी शिक्षा ली आपने नहीं ली। और इसी के साथ साथ गुरु उच्च के हो गए हैं। तो गुरु उच्च के हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपकी कुंडली में गुरु कर्क राशि में जाएंगे तो ही उच्च के होंगे। जब आपकी कुंडली के अंदर जिस भी राशि में गुरु बैठे हुए हैं, उस राशि से चौथा भाव जो है वो आपकी कुंडली का उच्च भाव होता है गुरु के लिए। वहीं पर आपकी सीमित शक्तियां आपको प्रदान होंगी और कहीं कभी भी प्रदान नहीं होंगी। तो ये धारणा आप छोड़ दीजिए। जन्मकालीन स्थिति में जिस भी राशि में गुरु बैठा हुआ है, वहां से चौथे भाव में जब भी गोचर करता है, आपके पास असीमित शक्तियां प्रदान हो जाती हैं। नारी ज्योतिष के अनुसार 36 की उम्र के बाद जो 12 वर्ष मिलते हैं वो असीमित शक्ति प्रदान करते हैं। यानी कि इसे प्लस माइनस भी हो जाते हैं डिग्री के अनुसार। व्यक्ति को विल पावर जो मिलती है वो यहीं से मिलती है, यहीं वो अपना अच्छा बुरा जीवन या, और यहाँ पे भी ये बात और कहूंगा, चौथे भाव में जैसी भी राशि बैठी होगी, जैसा भी नक्षत्र बैठे होंगे, उसी के अनुसार वो चोरी चकारी में उच्च होगा या फिर धर्मात्मा में होगा या व्यापार में होगा या ज्ञान में होगा। तो उसकी उच्चता उसके अनुसार जन्मकालीन और उसके चौथे भाव के अंदर देखने को मिलेगी। मिश्रा जी, जी प्रभु मेरे भी चतुर्थ में गुरु और शुक्र बैठे हैं। चतुर्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके बृहस्पति से चतुर्थ भाव कौन सा है, वहां क्या है, वो कौन सा भाव है आपका? आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है? वृक्ष राशि में है, शुक्र के भाव बताइए पहले। चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में। जब अब आपका सप्तम भाव, हमेशा आप अपने को उच्च बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपका लगन कौन सी है? कुंभ। यानी कि सिंह राशि,
आप किसी के सामने आसानी से दबते नहीं हैं, दबाने की पूर्ण कोशिश करते हैं। जी। फिर आपकी वो पत्नी हो, आपका क्लाइंट हो, समाज हो, नहीं तो आप स्थान छोड़ देंगे, उससे बात संबंध खत्म कर देंगे। ये पहली कोशिश आपकी अपनी उच्चता के लिए ये रहेगी। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? और ये ही याद रखिएगा, सप्तम भाव के अंदर, सिंह राशि के अंदर जब से केतु आया है, आपको डाउनफॉल भी देखने को मिला है। मिला है कि नहीं मिला? देखो 100 वर्ष के अंदर, सही है। क्योंकि आपने गुरु की अवहेलना भी करी, गुरु दोष भी झेला, गुरु से माफी मांगना पड़ेगी, पत्नी से भी माफी मांगना पड़ेगी, पत्नी की अवहेलना भी करी। बुरा मत मानिएगा, आपने बोल दिया है वो, बाकी आप जाने। नहीं, ठीक है, ठीक है। भैया मेरे गुरु के जो चौथा घर है वो नवम घर है, नवम हाउस है, और उसमें मीन राशि बैठी हुई है। कितने? 710। 710। हाँ, क्या कह रही हैं ममता जी? कह रही हूँ भैया, मेरी जहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं वहां से चौथा घर मेरा नवम भाव है, और नवम भाव में मीन राशि है। देखिए, आपका गुरु पंचम में बैठा है, इसका मतलब मेरा गुरु छठे घर में बैठा है। तो सही, हाँ, छठे घर में बैठा हुआ, ठीक है ना? छठा घर बैठा है, लगन कौन सी है? लग्न कर्क है। लगन कर्क है, कर्क का मतलब हो गया आपका नॉन धनु राशि का बृहस्पति है, ठीक है? लेकिन बृहस्पति जब भी छठे भाव में बैठता है, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, राशि देख, कोई भी हम जब कुंडलियां देखते हैं, सबसे पहले ये भूल जाते हैं हम लोग, फलानी राशि है, फलाना ये है, दिखा कुछ नहीं। हमको ये सॉफ्टवेयर दिया गया है, सॉफ्टवेयर को पढ़ना तो आना चाहिए पहले। जब हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की, ऑक्सीजन की, जब पैदा हुए तब का ये ऑक्सीजन लेवल आपको मिला है। छठा भाव आपकी दाष्टा का होता है, क्या होता है? एक तरीके से हमेशा दबाव आपको बचपन से ही देखने को मिला, ठीक है ना? देखने को मिला तो सहनशीलता भी देखने को मिलती है इस व्यक्ति के अंदर। और लेकिन हाँ, यहीं पर धनु राशि का आना, तो ये ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए काम करके नियम कानून बनाने में माहिर होते हैं, ठीक है? दूसरों के लिए नंबर भाव में दास्ता करनी है, इसका मतलब अपने ज्ञान को दूसरे के ज्ञान के लिए, दूसरे के लिए काम करना है, और नियम कानून लिखती देना, ठीक है? अब यहाँ से बात आती है चौथा नवम भाव। नवम भाव में जब भी 9, 10, 11 मीन राशि, नवम भाव जो है वो उच्च नियम कानून की है, धर्म की है। तो ऐसे व्यक्ति को उच्च शिक्षा संस्थान की है, तो ऐसे व्यक्ति को उच्च शिक्षा संस्थान में कार्य करके, दास्ता करके ही अपना उच्चता प्राप्त होगी, और बाहर जाके होगी, जन्म स्थान से दूर जाके, ठीक है जी। और एक आयु आपको जो है ये जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव को पार करने में 36 वर्ष की आयु निकालनी पड़ी, ठीक है ना? समझ में आया? तो आप विजयन टाइम में ज्योतिष का भी ज्ञान रखती हैं, आपने संस्कृत से पीएचडी भी करी है, एक विद्यालय में आप आचार्य भी है,
भैया ज्योतिष में ही पीएचडी करी। ज्योतिष में करी है, जो विद्यालय में है, तो नवम भाव आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना तो नहीं खोल पाए, जी अपना तो नहीं खोल पाए ना, किसी के अंदर में तो काम कर रहे हैं फिर भी जी 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 दाता, तो ये ज्ञान। लेकिन उसके पहले का समय जो रहा वो थोड़ा सा कष्टदायी रहा, ये हम कह सकते हैं। अगर डिग्री बिना डिग्री के कहें तो 24 से 36 के बीच का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा, बहुत। ठीक है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम किसी की कुंडली के हर डिग्री या वो कुछ, अगर हम ग्रह को भी उठा लें तब भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बृहस्पति हमें बहुत देता है कि हम उसकी ऑक्सीजन लेवल, बृहस्पति क्या है, ऑक्सीजन, हम उसकी ऑक्सीजन लेवल को नापने की विधि हमें बृहस्पति देता है। जैसे भैया एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, सब कहते हैं कि जैसे छठे में अगर गुरु है तो कहीं ना कहीं हमें कोई गुरु ऐसा नहीं मिला जो हमारा अच्छा मार्गदर्शन करे, और वो नहीं। गुरु हमें कैसे मिलेगा? अगर छठे का गुरु तभी कार्य करता है जब वो निस्वार्थ हो जाए। जब तक निस्वार्थ नहीं होता उसको भी स्थान प्राप्त नहीं होता। उसको देने वाला भी तभी मिलता है जब वो निस्वार्थ हो जाए। जब तक उसको चाहने की चाह रहेगी उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो जब जिस दिन उसे ना चाहने की चाह मिल जाती है उसी दिन से उसको देने वाला मिल जाता है। ये याद रखिएगा कि छठे में जब बृहस्पति होता है धन का बहुत सोचने में मजबूर कर देता। धन 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 धन, पैसा पैसा पैसा, बहुत बचपन से लोभी हो जाता है बिल्कुल, और लोभी भी हो जाता है और अपना पैसा आसानी से किसी पे खर्च नहीं करता। जब करने के तैयार हो जाता है, निस्वार्थ हो जाता है, फिर वो जितना जाता है उससे दूना ज्ञान तो जितना देगा उससे दूना आएगा। और एक चीज और बता दें आपको कि जब भी गुरु को शनि रगड़ता है तो वो पारस बन जाता है। गुरु अगर सोना है, गुरु अगर सोना है और शनि से रगड़ने के बाद वो पारस बन जाता है। पारस की महत्ता ज्यादा है कि सोने की ज्यादा है? अच्छा जैसे भैया पारस और शनि की तीसरी दृष्टि भी मेरे छठे भाव पे, क्योंकि शनि तुला में चतुर्थ भाव में बैठा है। तो पारिवारिक समस्याएं मिलती है ना फिर। जी बहुत। तो बृहस्पति को समझना और बृहस्पति के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए कि जन्मकालीन बृहस्पति, किसी व्यक्ति विषय की कुंडली देख रहे हैं तो बृहस्पति जब गोचर कर रहा है, एक तो सबसे पहले हमें सामाजिक गोचर देखना चाहिए। इस समाज के अंदर तो समस्याएं तो नहीं आ रही। अगर प्रेजेंट टाइम में आर्थिक मंदी समाज के अंदर आ रही है तो हम समाज के बाहर तो नहीं है ना, है क्या? नहीं, तो हमको इफेक्ट पड़ेगा। अब उस इफेक्ट को फिर हम अपनी कुंडली के अंदर देखना चाहिए कि उस इफेक्ट को हम क्या अवसर बनाने की कला हमारी कुंडली के अंदर ग्रह दे रहे हैं, फिर वो कार्य करता है। तो प्रेजेंट टाइम में गुरु बृहस्पति पर समस्याएं आ रही हैं लेकिन वो रगड़ रहे हैं। इसका मतलब दिक्कत ये नहीं है कि कई अच्छे लोगों पे भी लांछन लग सकते हैं, उसके बाद में वो निखर के पास बन जाएंगे। उसके बाद जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी बहुत लंबे समय तक स्थापित रहे, किसी ने उंगली नहीं उठाई, तो कोई नया व्यक्ति भी इस प्रकार भी बन सकता है। और जल क्षेत्र में जल के माध्यम से, ऑक्सीजन के हवा के माध्यम से बीमारियां भी आएंगी अभी। और जल पे ही युद्ध होने की संभावनाएं ज्यादा है। समुद्री सीमाएं हो, समुद्र हो, नदी हो,
या ग्लेशियर हो। बाकी सभी लोग बोल ही चुके हैं, किसी को बोलना हो, कुछ बताना हो, कुछ वक्तव्य देना हो, बोल सकते हैं। काफी लोग पक गए होंगे मेरे सुनते सुनते, नहीं नहीं, और कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हैं, अभी समय है। बहुत अच्छा। जो पूछेंगे वो बताऊंगा। रमेश सर, आपका माइक ऑफ है, आप बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। आई आवाज? हाँ, आवाज आ रही। मेरे सप्तम में गुरु बैठा है वृषभ राशि में, वृषभ राशि वृश्चिक में लग्न है। हाँ, में बैठा है, और सब में बैठा है, दसम में, दसम भाव कुछ किया कि नहीं किया उसने। हाँ, आज आप सब कुछ हैं। हाँ, समाज, आप घर में कम रहते हैं, समाज में ज्यादा रहते हैं, आपने बचपन से ही देखा किया सीखा ये, ठीक है ना। सब राशि है तो परिवार को भी प्राथमिकता दी, समाज के साथ में कुटुंब को भी। उसके बाद अगर देखा जाए 12 से 24 का समय आपने संघर्षपूर्ण बहुत किया, मोटा हाँ, में जो आपने धक्के खाए हैं, उससे जो सीखा है, उसके बाद आपने उसकी आयु के बाद तथा चल के 36 तक जो मुकाम बनाया, उसके बाद आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ा। सही है। मैं कहूँ बात बिल्कुल खुलनी थी, खिड़की हमारा खुलने था, वो आप 24 के बाद था। 24 डिग्री लगन की डिग्री नहीं है, मैं आपने बताया, मोटा मोटा बताया मैंने, 24 के बाद। और इसमें आपके शनि ने भी आपको योग्यता प्रदान की होगी। शनि कहाँ बैठा है आपका? 12वां में, 12 में, 12वें उच्च में का। है? हाँ, 12वें में है ना। हाँ। 12वें से दसम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है आपके। तो 24 की उम्र के बाद शनि ने आपको ढंग से रगड़ा, बाहर निकाला, और रगड़ के 36 के बाद आपको सोचने के लिए नहीं दिया। बताइए। मतलब 50 आप ये कहेंगे कि क्योंकि 24 से 36 के बीच में वो मुकाम किया कि मैंने अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से, ये देखिए आपके पिछले जन्म के कर्मों का जो फल था वो आपको प्रदान मिला, शनि और गुरु के दोनों के मिलन से, यानी कि भोलेनाथ की असीम कृपा मिली है आपको। और किसी का कोई क्वेरी? व्यक्ति अपने को उच्चता देखने के लिए, और सब एक चीज बता दूं मैं आपको रमेश्वर जी, आप हमेशा अपने कर्म क्षेत्र से उच्च होने की लालसा नहीं रखेंगे जिंदगी भर। कि चौथा भाव जो बृहस्पति, चौथा भाव जो होता है, वो अपने को कहा जिंदगी वहीं लेना चाहता है, वहीं देखना चाहता है। कर्म स्थान, दसम भाव, सप्तम से चौथा भाव जो है कर्म स्थान है आप। और पिता का भाव भी है, और पिता की इच्छाएं पूर्ण करना, दो चीजें।
सपोज कर लीजिए किसी का पंचम में बृहस्पति बैठा हुआ हो, किसी का है यहाँ पे? है मेरे लड़के का है उच्च का। मेरा गुरुजी। और किसका है? मेरे लड़के का भी है। नहीं, आपका है। और यहाँ बैठा हुआ कौन है? में जब भी शनि बैठता है, सॉरी शनि बैठता है, सभी लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा भी होता है। लेकिन ये शनि जो होता है, तो शनि निकल रहा है, बृहस्पति जो होता है चौथे में कहीं पे छोड़ के रिसर्च के क्षेत्र में, जिसे वैज्ञानिक बोलते हैं, परालौकिक शक्तियां बोलते हैं, अघोरी बना देखते कैसे कह सकते हैं, इन चीजों में या फिर जमीन के नीचे दबी हुई चीजों रिसर्च में, इनमें अपनी कुछ तो ये समय इनका मोटा मोटा मैं बताऊं 40 से 60 वर्ष की आयु ये थोड़ा सा संघर्षपूर्ण देखने को मिलती है। अब संघर्ष कैसा हुआ तो राशि बताएगी। कई बार तो लोग घर से बाहर चले गए, विदेश चले गए, घर से दूर हो गए, बच्चों में दूर हो गए, लेकिन पैसा कमा रहे हैं, उसने को उचित हो पा रहे हैं कि हम घर से भी दूर हैं, वो भी है, जंगल में भी है, लेकिन मगन है। तो कई बार यहाँ पे कई ऐसे संतों की कुंडली मिल जाती है जिन्होंने घर छोड़ दिया। अष्टम भाव मृत्यु को अपनी मृत्यु को जानने की कोशिश करता है। जहाँ जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे गुरुजी विश्वा गुरुजी ने कहा कि हम अपना जहाँ ज्ञान देते हैं, हमारे बच्चे, हमारे शिष्य उसके आगे सोचते शुरू देते हैं वहां से। तो वृश्चिक राशि जो है, अष्टम भाव जो है, वो क्या कहता है कि अंत के बाद भी जन्म है, मृत्यु के बाद भी जन्म है। तो वो मृत्यु के बाद के पुनरावृत्ति साइकिल को भी जानने की कोशिश करता है, उसे समझने की कोशिश करता है। यानी कि आत्मा नहीं मरती, शरीर खत्म होता है। यानी कि हमारी आंतरिक ऊर्जा समाप्त हो गई है। में जाने का मतलब है कि मैंने अपने शरीर की अपनी ऊर्जा को ही छोड़ दिया, मैं शक्तिहीन हो गया। ना समझ से मैं उससे लड़ रहा हूँ और उसको पाना चाहता हूँ। क्या नवम भाव जब प्राप्त कर लेंगे अष्टम को निकाल के, तो हम पुनः जीवित होंगे, लेंगे तो नहीं मर जाएंगे। 12 भाव के अंदर कहीं भी कोई भी भाव अष्टम हो सकता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा, जिस लगन अंश पे आप पैदा हुए हैं, जिस भी लगन अंश पे आप पैदा हुए हैं, वो ही अभिजीत है। ये अभिजीत है। अभिजीत में द्वार खुलेगा तो आपकी मृत्यु आ जाएगी। जो है आ गया या कि 27 में लिया गया ना, हम आसानी से नहीं कर सकते मैथमेटिकली, उसको लेते हैं तो गणना बिल्कुल ही नहीं हो सकती। अब जीत नक्षत्र की इतनी तेज गति होती है, इतनी फास्ट होती है कि 12 भावों के अंदर 27 नक्षत्रों के अंदर घूमता रहता है। जो है जहाँ हम कहते हैं स्थिर मानने की होती है, वो 7 नक्षत्र और नक्षत्र के मध्य बोली गई है।
जिसे हम मानते हैं, लेकिन यही अजीत नक्षत्र को ही साइंस की भाषा में ब्लैक होल बोलते हैं। द्वार खुलेगा, जन्म होगा, द्वार फिर खुलेगा, मृत्यु हो जाएगी। जो ऊर्जा जहाँ से आती है वो ऊर्जा वहीं चली जाती है। इसी ऊर्जा को ही हम सूर्य की आत्मा बोलते हैं। नवम भाव में जब भी किसी का व्यक्ति बैठता है, ऐसा व्यक्ति अपने जिस भवन में रहता है वहां पे कोई भी वास्तु दोष कार्य नहीं करता। कितने वहीं पर वास्तु दोष हो, तब तक वो व्यक्ति जो पैदा हुआ है वहां रहेगा, उसकी परिवार में इज्जत रहेगी, उसकी अवहेलना और उसका तिरस्कार नहीं किया जाएगा। तब तक कोई भी वास्तु दोष कार्य नहीं करा जाए होगा। उसको घर से निकालना, उसकी अवहेलना करना, उसको तिरस्कार करना, उसको हीन भावना से देखना, उसी दिन से सारे वास्तु दोष 4 गुना शक्ति से उजागर हो जाते हैं। और ये लोग नवम में बृहस्पति जो पैदा होता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा पुनर्जन्म लेके अपने कुल को उद्धार करने के लिए पैदा होती है। किसी भी राशि में हो, प्रेजेंट मैटर, भाव प्रधान पहले। जैसी राशि होगी वैसे ही गुण धर्म देखने को मिलेंगे, कार्य करने की प्रवृत्ति मिलेगी, वैसे ही उसके ऋण रह गए हैं उनको चुकाने के लिए आया है। हाँ, लेकिन आज के कलयुग में हम ये बहुत देख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की अवहेलना बहुत होती है और इसकी जब आत्मा दुखती है तो स्वयं भोलेनाथ आके उसकी रक्षा करते हैं। उसका कल्याण करते हैं। और इसी के साथ में उसी बृहस्पति के साथ में कोई और ग्रह आ जाते हैं और शक्तियां बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज फिर मैं कहूंगा, लगन को देखना बहुत जरूरी है। कितने समय के लिए वो आ रहा है, कितने पूर्ण आयु के लिए नहीं होता, बहुत कम गज मिलेगा, क्योंकि लगन भी चलायमान है। क्या वो लगन इस अंश पे है कि जन्म के 4 साल 5 साल रहा, छोड़ दिया, या अंत में आ रहा, ये मध्य में रहा, वो भी करना ज्योतिष की गणना देता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों ने मेरे को बहुत देर सुन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। राधे 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 राधे। नमस्कार, बहुत बढ़िया, कैसे हैं? जय श्री कृष्ण।